अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का एमडी कैट की सीरीज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम करेंगे आज डिस्कस आप लोगों के साथ। इस वक्त स्क्रीन पर भी आप लोग देख रहे होंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के तमाम कंसेप्ट जो कि एमडी कैट में जरूरी है वो डिस्कस करने लगे हैं। लॉजिक विद एएसए के साथ आप लोगों को तमाम लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बात समझें, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग के बारे में थिंक करना, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग भी बोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव विद योर माइंड। जब आप लोग क्रिटिकली किसी चीज को देख रहे होते हैं, क्रिटिकली आप लोग सोच रहे होते हैं, जो आपका दिमाग है वो डिटेक्टिव की तरह वर्क कर रहा होता है। इट्स अ प्रोसेस वेयर यू केयरफुली थिंक अबाउट दी थिंग्स। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही कीनफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, गहराई में डीप जाते हैं। इस तरह आप लोग क्या करते हैं? आस्क क्वेश्चंस। आप किसी भी चीज़ के बारे में सवालात करते हैं, आप क्यूरियस होते हैं एंड लुक फॉर एविडेंस टू दी फिगर आउट व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स नॉट। कि आप लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, और इस सिलसिले में आप लोग एविडेंस मांगते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये कि अगर कोई बंदा आपके सामने आकर ये कह देता है कि इमरान खान जो है वो बेस्ट लीडर है, तो अगर आप लोग क्रिटिकल थिंकर होंगे तो आप लोग इस स्टेटमेंट के बारे में फौरन नहीं मान लेंगे कि इमरान खान एक बेस्ट लीडर है। आप लोग क्रिटिकल थिंकर की तरह सोचोगे और एविडेंस जो है वो डिमांड करोगे, क्वेश्चन पूछोगे कि वाई इमरान खान इज द बेस्ट लीडर। अगर आपको ये कह दे कि इमरान खान जो है वो वर्स्ट लीडर है, तो तब भी आप लोग फौरन से नहीं मानेंगे। आप लोग उनसे वजह पूछेंगे, उसकी रीजन पूछेंगे। जो कि क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो क्या करता है? वो वाई की तरफ जाता है कि वाई दिस हैपन, वाई। तो आप लोग सवालात जब पूछते हैं तो आप लोग बेसिकली क्रिटिकल थिंकर की तरफ सोच रहे होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है, आप लोग फौरन से उसको एक्सेप्ट कर कर उसको ट्रू नहीं मान लेते। आप ट्रू या फॉल्स को जो है वो तलाश करते हैं, किसकी बेसिस के ऊपर? एविडेंस की बेसिस के ऊपर। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग जो है डिफाइन इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। आप लोग क्लियरली थिंक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। कि कोई भी आइडिया आपके सामने शेयर किया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसके बारे में कोई लॉजिकल कनेक्शन ढूंढते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्स कैंडिडेट टू यूज देयर एबिलिटी टू फाइंड द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। अभी जैसे मैंने आपको कहा, एक एग्जांपल दी कि इमरान खान इज द बेस्ट लीडर, तो आप लोग फौरन से नहीं मान लेंगे। आप इसके ट्रू या फॉल्स होने पर जो है क्या डिमांड करेंगे? रीजन डिमांड करेंगे। इसको हम कहते हैं कि रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। इसी तरह मैं आपको यह कह दूं अगर कि वाज बाबर आजम इज द वर्स्ट कैप्टन, या मैं इसको ये भी कह दूं कि बेस्ट कैप्टन भी कहूं, तब भी आप लोग फौरन से ये नहीं मानेंगे। आप ट्रू या इसके फॉल्स होने पर जो है वो रीजन की डिमांड करेंगे। इसी तरह आपको क्लियरली जो है वो कंसेप्ट डेवलप हो गया होगा, क्रिटिकल थिंकर क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो अब अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की थोड़ी सी और बात करें तो हमें जो है क्रिटिकली थिंकर जो होता है वो क्या करता है? इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन। कि जो इंफॉर्मेशन उसके साथ दी जा रही है वो उसको इवेल्युएट करता है, चेक करता है इंफॉर्मेशन जो है वो मेक सेंस है या नहीं, या सिर्फ एक ओपिनियन तो नहीं है। इसके साथ आप लॉजिक यूज करते हो, आप रिलेशनशिप फाइंड करते हो, इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है क्या वो अप्लाई हो रही है, उसकी रीजन आइडेंटिफाई करते हो। आप सच को झूठ से में से फर्क जो है वो तलाश करते हैं, और रीजनेबल और अनरीजनेबल बिलीफ के दरमियान जो है वो फर्क करना जो है आप इजीली जो है वो फर्क कर लेते होते हैं। कि वो डिसाइड इफ बिलीफ और ओपिनियन, कि बिलीफ जो है या ओपिनियन जो है वो
साउंड रीजनिंग है, और जस्ट अ बिलीफ विदाउट इनफ सपोर्ट। अगर आप कोई भी बात करता, कोई भी बात कहता है, तो आप उसके ट्रू या फॉल्स होने पर एविडेंस करते हैं, आप रीजन तलाश करते हैं। इसी को हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि आपका जो एमडी कैट का एग्जाम होने वाला है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए जरूरी होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके अलावा आपको कोई भी जो है आर्गूमेंट्स दिए होंगे, तो आप लोगों को या कोई पैसेज दिया होगा 2 से 3 लाइन का, तो आप उसकी पैसेज की बेसिस के ऊपर उस पैसेज का जो होगा आप थीम बताएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको पैसेज दिया होगा, उसमें से आप लोगों ने इन्फ्रेंस तलाश करना होगा, इन्फर बताना होगा कि पॉइंट जो ऑथर है उसमें क्या कहना चाहता है। तो इस क्रिटिकल थिंकिंग के इस लेक्चर में हम पहला पार्ट जो है वो डिस्कस जो करेंगे, उसमें सबसे अहम टॉपिक जो है, जो कि एमडी कैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जरूरी हैं, तो कौन कौन से जो हैं उनको स्टडी करने लगे हैं आज के इस लेक्चर में। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हम इसकी थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और कुछ जो है गोल्डन रूल्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक का, और इसके साथ साथ एमसीक्यूज की कुछ प्रैक्टिस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो हम सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम करने लगे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट होगी एक्स वाई जी, आपने उस स्टेटमेंट को, जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, आपने उसको अज्यूम करना है, या आपने उसको जो है 100% ट्रुथ मानना होगा स्टेटमेंट को। और उस स्टेटमेंट के साथ साथ जो उस स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, तो उससे रिलेटेड जो है आपसे 2 या 3 आर्गूमेंट दिए हुए होंगे। अब आर्गूमेंट का आपको पता होगा, अगर आप लोग किसी के फेवर में आर्गूमेंट देंगे तो आप लोग यस से जो है डिनोट करेंगे, अगर आप लोग उसी स्टेटमेंट के फेवर में जो अगेंस्ट आर्गूमेंट करेंगे तो आप लोग नो से डिनोट करेंगे। तो आगे चलकर थोड़ा सा सैंपल देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट के अंदर आपको इस तरीके की एक स्टेटमेंट दी गई होगी। ये स्टेटमेंट आपके सामने मैंने शो कर दी है कि गर्ल्स एजुकेशन इज बैड इन पाकिस्तान, और इसी तरह आपको एक आर्गूमेंट उसके फेवर में दिया गया यस, और एक आर्गूमेंट इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट दिया गया, उसको नो से जाहिर किया गया। 2 आर्गूमेंट है यहाँ पर। एक आर्गूमेंट जो है ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें जो है स्टेटमेंट बहुत अहम है। और उसके बाद ये 2 आर्गूमेंट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ये दूसरा आर्गूमेंट है आपके पास, तो इससे रिलेटेड हमने जो है वो अपने आंसर्स करने होंगे। अब देखें कि गर्ल्स एजुकेशन इन बैन इन पाकिस्तान, क्या गर्ल्स एजुकेशन को बैन कर देना चाहे पाकिस्तान के अंदर। अब इसका एक आर्गूमेंट क्या है फेवर में, यस एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को बैन कर देना चाहे पाकिस्तान में, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वैल्यू, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वैल्यू के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये एक वीक आर्गूमेंट है। हमने क्या क्लास करना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि गर्ल्स एजुकेशन शुड बी बैन इन पाकिस्तान, यस होगा नो होगा, 2 आर्गूमेंट होंगे, और आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा कि आर्गूमेंट 1 जो है वो क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या स्ट्रॉन्ग है, या आर्गूमेंट 2 स्ट्रॉन्ग है, या आर्गूमेंट 1 दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक आर्गूमेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो आगे चलकर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। अभी आपको बता देता हूँ कि जो आर्गूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं इन लॉजिकल रीजनिंग। आर्गूमेंट इज मेड अप ऑफ फैक्ट्स, एविडेंस और रीजन। जितने भी आर्गूमेंट आपको दिए हुए होंगे, ये जो आर्गूमेंट है आपका वो किसकी बेसिस के ऊपर होंगे स्टूडेंट, ये आर्गूमेंट है वो होने चाहिए किसकी बेसिस के ऊपर, फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर, एविडेंस की बेसिस के ऊपर, या कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस होनी चाहिए। टू सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करेगा तो यस हो जाएगा, या अपोज, सपोर्ट और चैलेंज। चैलेंज को हम क्या कहेंगे, इस चैलेंज को हम कह सकते हैं अपोज, अपोज भी कह सकते हैं, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल स्टेटमेंट के अपोज करेगा या उसको सपोर्ट करेगा, इट हेल्प आप प्रोवाइडिंग अ डिसअप्रूव द स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया।
कि द फैक्ट्स आर रीजन गिवन बाय द समवन टू सपोर्ट और अपोज दिस स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। अब आपने जब भी आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना क्या होता है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ते ही फौरन से अपनी ओपिनियन नहीं बना लेनी। आपने क्या नहीं करना, आपने कोई भी ओपिनियन नहीं डेवलप कर लेनी। अगर आप लोग अपने कोई ओपिनियन डेवलप करेंगे तो फिर आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ते ही कहेंगे कि इसके खिलाफ जो भी पॉइंट होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपने सिर्फ आर्गुमेंट को पढ़ना है, उसको रिलेट करना है स्टेटमेंट से और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि आर्गुमेंट स्ट्रांग है या आर्गुमेंट वीक है। तो पहला आर्गुमेंट पढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगर हम पहले आर्गुमेंट को यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपके सामने है पहला आर्गुमेंट, गर्ल्स एजुकेशन शुड बी बैन्ड इन पाकिस्तान बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल वैल्यू। तो ये आर्गुमेंट को बेसिकली जो ट्रेडिशनल वैल्यू है ये इसको वीक लिंक दे रहा है। तो ये वीक है क्योंकि हम कोई भी आर्गुमेंट जब सिलेक्ट करते हैं हम इमोशन ट्रेडिशनल को नहीं देखते। हमने क्या करना है, हमने स्ट्रॉन्ग रीजन देखनी है, हमने फैक्चुअल बेसिस पर डिसीजन करना है कि आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। दूसरा आर्गुमेंट देखते हैं, गर्ल्स एजुकेशन शुड नॉट बी बैन्ड बिकॉज इंडिया एंड बांग्लादेश प्रमोट दी गर्ल्स एजुकेशन। हमें गर्ल्स एजुकेशन को बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि जैसा कि हमने देखा इंडिया और बांग्लादेश जो है वो प्रमोट करता है गर्ल्स एजुकेशन को। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गुमेंट क्या होगा, स्ट्रांग होगा या वीक होगा, आप लोगों ने बताना है। तो आप लोग यहाँ पर सोचें, आपको लग रहा है कि आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा तो हम यहाँ पर टिक करते सिर्फ आर्गुमेंट ओनली टू। बट स्टूडेंट्स ये आर्गुमेंट स्ट्रांग नहीं है, ये आर्गुमेंट वीक है। और ये वीक कैसे है, देखिए आपको ये आर्गुमेंट पढ़ने में सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बाकी रीजन भी बहुत अच्छी है, बट याद रखिएगा कंसेप्ट कि जब भी आर्गुमेंट के अंदर हम कंपैरिजन को ले आएंगे तो आर्गुमेंट वो वीक हो जाएगा। हर वो आर्गुमेंट जिसके अंदर हम कंपैरिजन को ले आएंगे, दूसरे कंट्रीज का कंपैरिजन को ले आएंगे या हम किसी दो बंदों का कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपेयर किए गए तमाम आर्गुमेंट्स जो होंगे वो वीक होंगे। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन में कोई भी आर्गुमेंट हमारा स्ट्रांग नहीं है, पहला भी वीक है दूसरा भी वीक है, तो दोनों स्ट्रांग ना हुए तो हमने चूज किया डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं कि शुड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस मस्ट बी बैन। क्या जो स्मोकिंग है उसको हमने पब्लिक प्लेस में बैन कर देना चाहिए? पहली टिप, हमने फौरन से जो है अपनी ओपिनियन नहीं बनानी, ओपिनियन बनाएंगे क्वेश्चन गलत करना चाहिए। हमें सिर्फ आर्गुमेंट को देखना है, आर्गुमेंट को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि स्ट्रांग है या आर्गुमेंट वीक है। स्मोकिंग शुड बी बैन्ड इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज इट माइट कॉज एंड अ बैड स्मेल दैट कैन मेक पीपल। कि हमें स्मोकिंग को इसलिए बैन कर देना चाहिए कि ये क्या करता है, माइट कॉज अ बैड स्मेल की वजह बनता है और पीपल इससे डिस्टर्ब होते हैं। रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं कि सिर्फ हमें स्मोकिंग को सिर्फ इस वजह से बैन कर देना चाहिए कि वो एक बैड स्मेल है, नहीं। हम अगर हेल्थ की वजह से करते हो तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता, बट यहाँ पर क्योंकि हमें बैड स्मेल का वर्ड दिया गया है तो इसने आर्गुमेंट को क्या कर दिया, वीक कर दिया है क्योंकि रीजन नहीं बयान की गई कोई स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर पहला आर्गुमेंट वीक हो गया, स्मोकिंग शुड नॉट बी बैन इन पब्लिक प्लेसेस बिकॉज स्मोकर शुड हैव द राइट टू स्मोक वेयर दे वांट। कि हमें स्मोकिंग को बैन नहीं करना चाहिए, वो उसकी स्टेटमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। उसने रीजन क्या किया कि स्मोकर को अलाउ होना चाहिए जहां मर्जी सिगरेट पड़े, ऐसा भी रीजन नहीं है, ये भी गलत है। इस केस में भी दोनों आर्गुमेंट आपके जो हैं वो वीक हुए, तो नेदर वन नॉट टू स्ट्रॉन्ग, तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कौन कौन से आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग होंगे, कौन कौन से आर्गुमेंट जो है वो वीक होंगे। अगर जिस भी आर्गुमेंट में सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की बात की जाएगी, पहला पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे वो आर्गुमेंट
जिसमें सिक्योरिटी ऑफ द नेशन की बात की जाएगी, मतलब डिफेंस सिस्टम किसी कंट्री के बारे में बात की जाएगी, डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो वो आर्गूमेंट आपका स्ट्रांग होगा। दूसरा, अगर किसी भी आर्गूमेंट के अंदर एक कंट्री की एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री या एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी, मतलब हम अगर ये बात करें कि मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, कंट्री तरक्की कर रहा है, या एजुकेशनल में जो है हम बेहतरी लेकर आ रहे हैं, सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसे आर्गुमेंट भी जो आपके होंगे क्या होंगे बच्चों, स्ट्रांग होंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ आपका ये होता है कि अर्थ जो आपका जो सन है वो ऑलवेज का क्या होता है, ईस्ट से होता है। उसी तरह अगर हम ये कहें कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, तो ये आर्गुमेंट आपके क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। अगर हम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब जज, आपका वजीर आजम या कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी हमें इंस्ट्रक्शन करती है, तो उस सिलसिले में हम जो आर्गुमेंट देंगे वो आर्गुमेंट भी आपके क्या होंगे बच्चों, स्ट्रांग होंगे। फैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंसेस, अगर हमने ये कहा कि स्टडी शोज स्टडीज शोज, या हम ये कहें कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर जो था एक जजमेंट आई थी या कुछ केस का रेफरेंस दिया जाए, तो इस तरह हम फैक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस की बेसिस पर भी जो आर्गूमेंट देंगे जो कि फैक्चुअल राइट भी होंगे, तो उन्हें हम स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह भी आप लोगों ने जाना कि स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हमें कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई कर सकें कि आपके वीक आर्गुमेंट्स कौन से होने वाले हैं। अगर ओवर एग्जर्जेशन होगी, मतलब किसी भी सिचुएशन के बारे में हमें एक्सट्रीम हालात बताए गए होंगे, तो वो आर्गुमेंट आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कोई भी ऐसा आर्गुमेंट देंगे जिसमें हम अज्यूम कर रहे होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, हम फर्ज कर रहे होंगे कोई सिचुएशन, कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी कि एजुकेशन जो सिगरेट जो है वो बैन कर देनी चाहिए। अगर हम इसके मुकाबले में ये आर्गूमेंट देंगे कि हम फर्ज करते हैं सिगरेट पीने से बीमारी लग सकती है, तो क्योंकि यहाँ पर हमने अज्यूम किया, तो ऐसे आर्गूमेंट आपके क्या होंगे, वीक होंगे। आर्गूमेंट आपका वीक हो जाएगा अगर हमने किसी भी आर्गूमेंट में वर्ड अज्यूम यूज किया या अजम्पशन जाहिर की। ऐसे वर्ड्स लाइक जो होंगे ईच, नथिंग, एवरी, ऑल, ये भी आर्गुमेंट को क्या कर देते हैं, वीक कर देते होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करेंगे टू कंट्रीज का, कंपैरिजन अगर हमने किया टू कंट्रीज का, टू जो है पर्सन्स का या टू रिलीजन का, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो ये आर्गुमेंट को क्या कर देता है, वीक कर देता है। तो कंपैरिजन वाले जितने भी आर्गुमेंट होंगे वो वीक होंगे। अगर कोई भी ऐसा अनक्लियर हो जिसमें हमें सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी ना हो, तो उसको भी हम वीक कंसीडर करते होते हैं। इसी तरह अगर कोई आर्गुमेंट आर्गुमेंट तो इटसेल्फ स्ट्रांग हो, बट वो स्टेटमेंट से इररेलेवेंट हो, इसका ताल्लुक ही ना हो स्टेटमेंट से, तो ऐसा भी आर्गुमेंट जो होगा वो वीक हो जाएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं। अब आपके सामने जब आर्गुमेंट्स आएंगे तो आपने ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी का ये आर्गुमेंट है, आपने खुद एनालाइज करना है क्या ये इन पॉइंट्स को सपोर्ट करता है कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, तो उस सूरत में आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप लोगों के कि इन कीवर्ड्स को वो आर्गुमेंट जो है एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे कि अजम्पशन है, ओवर एग्जिस्टेशन है, एक्सट्रीम है, वर्ड लाइक ईच, नथिंग, या कंपैरिजन है, इररिलेवेंट है, तो आपका आर्गुमेंट वीक हो जाएगा। तो आगे चलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कर इसके कंसेप्ट को मजीद बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। एक स्टेटमेंट दी गई है कि शुड पाकिस्तान मेक एफर्ट टू हार्नेस द सोलर एनर्जी फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, कि पाकिस्तान को सोलर एनर्जी हार्स कर लेना चाहिए अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। याद रखिएगा पहली टिप, आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ते ही अपनी ओपिनियन क्रिएट नहीं करनी, डोंट क्रिएट ऑन ओपिनियन। आपने सिर्फ स्टेटमेंट को 2 दफा पढ़ना है, उसके बाद आर्गुमेंट्स को पढ़ना है। यस मोस्ट ऑफ द टाइम, यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज एट प्रेजेंट इज एग्जॉस्टिव वेल, कि इस वक्त के मौजूदा जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो खत्म होने वाले हैं, नापैद हैं, कम हो रही हैं। इसका मतलब है
तो हम कह सकते हैं कि यस ये रेलिवेंट भी है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज जो है वो नापैद हो रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को क्या है सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग, क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसमें बात की गई है डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री को, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। दूसरा पॉइंट है नो, अगेंस्ट बात कर रहा है। Harnessing solar energy required a lot of capital which Pakistan lacks in, कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होगा जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं दी कि पाकिस्तान मुल्क है वो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की तरफ ना जाए क्योंकि कैपिटल नहीं है। देखें जब भी हम कंट्री की डेवलपमेंट करेंगे तो हमें जब भी हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें कैपिटल तो चाहिए होगा, इसलिए ये आर्गुमेंट जो है यहाँ पर वीक है पड़ा, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हम इस वीक लिंक की वजह से क्या कहेंगे कि सिर्फ ओनली आर्गुमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगला एमसीक्यूज देखते हैं। शुड यंग एंटरप्रेन्योर्स बी इनकरेज, के जो कि नौजवान नस्ल है जो का एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं क्या हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए या डिस्करेज करना चाहिए? बात नहीं कि इनकरेज करना चाहिए या नहीं। तो इसके फेवर में दो आर्गुमेंट्स है। फेवर में एक है यस दे विल हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखिए कंट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग रीजन है, रेलिवेंट भी है। यस इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग है आपका, तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो गया। यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, मार्केट में जो एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का, जिसमें बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी। यस ऐसा पॉसिबल है पड़ा, और ये भी डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की बात हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं दोनों आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। यस यस दे विल रिड्यूस द बर्डन, तो हम इस केस में दोनों आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड। शुड पाकिस्तान इनकरेज एक्सपोर्ट, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए जबकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स इनसफिशिएंट, कि पाकिस्तान के पास खुद से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हैं पड़ी, मगर फिर भी क्या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट इनकरेज करनी चाहिए या नहीं? अब आर्गुमेंट्स दो दिए गए हैं, एक फेवर में है यस पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स की इंकरेजमेंट करनी चाहिए, वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स। देखिए अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमें अपने एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर मिलेंगे, और जब हमें डॉलर मिलेंगे तो हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकेंगे, तो ये फिर एक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है। जबकि कुछ चीज़ें हमारे पास बेशक कम है बट फिर भी हमें समहाउ सरवाइव करने के लिए कि जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्सपोर्ट हमें करनी पड़ेगी ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकें, तो ये आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? इवन सिलेक्टिव इनकरेजमेंट वुड लीड टू द शॉर्टेज, ये स्टेटमेंट से बिल्कुल लिंक करता है कि हमारे पास क्योंकि चीज़ें बहुत कम है और अगर इस केस के अंदर हम सिलेक्टिव इनकरेजमेंट कर लेते हैं, कि वो कहता है कि नहीं हमें सिलेक्टिव इनकरेजमेंट जो है नहीं करनी चाहिए, वुड लीड टू द शॉर्टेज, क्योंकि हम शॉर्टेज की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कम हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये कहता हूँ, आपके पास अगर दो रोटियां हैं तो आप एक रोटी अपने लिए रख लोगे, दूसरी रोटी आप हमसाए के लिए दे दोगे, क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप दोनों रोटियां दे देंगे? जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है? दूसरा जो है इवन सिलेक्टिव इंकरेजमेंट, कि अगर हम सिलेक्टिव इंकरेजमेंट करेंगे एक्सपोर्ट की, जो हमें शॉर्टेज की तरफ लेके जा सकता है, तो इस सिलसिले में दूसरा आर्गुमेंट भी जो है वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर? स्ट्रांग हो रहा है। तो दोनों आर्गुमेंट यहाँ पर हमारे क्या हुए? स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी आपका। तो यहाँ पर क्या है कि शुड ऑल कंपनीज हैव अ 4 डे वर्क वीक, क्या कंपनीज के पास 4 डे वर्क वीक होना चाहिए? आर्गुमेंट क्या है फेवर में? यस एज इट कट्स द ट्रेवल कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉय, ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि इससे एम्प्लॉय की ट्रेवल कॉस्ट बच जाएगी। अब ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये वीक है, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इस ट्रैवल कास्ट अगर कट हो जाएगी सिर्फ एम्प्लॉय का बेनिफिट तो इसमें थोड़ा बहुत है, बट इसका कोई हमें कंट्री डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, कोई
कोई जो है कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे सिर्फ एक एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये एक वीक आर्गुमेंट है, ये वीक हो जाएगा। यस, बिकॉज स्टडी शोज दैट एम्प्लॉयज टेंड टू डू बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क व्हेन दे आर वेल रेस्टेड। स्टडीज ने ये शो किया है कि जो एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छा जो है रेस्ट करके आते हैं तो उनको जो है बेटर क्वालिटी मिल सकती है। तो इस केस में हम इसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, क्योंकि स्टडी शो कर रही है, एविडेंस बात की थी मैंने आपको, आपको याद हो कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जब हम बात करेंगे फैक्ट बेसिस की, जब हम बात करेंगे एविडेंस बेसिस के ऊपर। तो एक स्टडी, एक आर्टिकल जिसने ये शो कर दिया है कि जो भी एम्प्लॉय वेल रेस्टेड होते हैं वो एक अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क देते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, कंपनीज को फायदा होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं ओनली टू स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्गुमेंट वन, ओनली टू स्ट्रॉन्ग, बीटा इज द राइट चॉइस। याद रखें, आप लोग अगर इस स्टेटमेंट को देखें, हैव 4 डे वर्क वीक, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक आर्गुमेंट जो दिया गया है दूसरा वो स्ट्रॉन्ग है। तो आपको याद रहे कि आप लोगों ने, दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों ने क्रिएट क्या नहीं करनी, डोंट क्रिएट, नो क्रिएट यूअर ओपिनियन, अपनी ओपिनियन नहीं बनानी, याद रखिएगा, सिर्फ आर्गुमेंट्स को पढ़ना है। और यहाँ पर ये आर्गुमेंट शो कर रहा है स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब अगला आर्गुमेंट और स्टेटमेंट देखते हैं कि शुड गर्ल्स एजुकेशन बी इनकरेज इन रूरल एरिया, कि एजुकेशन जो है गर्ल्स की रूरल एरियाज के अंदर जो है वो इनकरेज करनी चाहिए। यस, एजुकेटेड गर्ल्स कंट्रीब्यूट टू द बेटर हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। देखिए डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अगेन, तो ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है पहली। दूसरा क्या है, यस अदर कंट्रीज इनकरेज द गर्ल्स एजुकेशन सो वी शुड डू। देखो हमें नहीं पता अदर कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें अपने कंट्री की बात करनी है। तो अदर कंट्रीज में क्या आ गया है, कंपैरिजन आ गया है। देख रहे हैं, ये लगता तो स्ट्रॉन्ग है, बट कंपैरिजन की जब भी बात करेंगे आर्गुमेंट क्या होगा, वीक होगा। तो यहाँ पर ओनली वन आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमने इस बेसिस के ऊपर जो है आइडेंटिफाई करना सीखे। तो ये था स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अगला टॉपिक देखते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। बहुत ही अहम टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी जो है 90% पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इससे आ सकता है। आपके साथ अजम्पशंस के कुछ गोल्डन रूल्स जो है मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, कुछ एग्जाम टिप जो हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, किन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये एजम्पशन है, ट्रू है या नहीं है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट हमेशा ट्रू माननी होगी, स्टेटमेंट को आपने हमेशा ट्रू मान के चलना होगा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन में। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अजम्पशन है क्या। अजम्पशन की हमें डेफिनेशन को देखने की जरूरत है। अजम्पशन इज समथिंग दैट यू बिलीव इज ट्रू विदाउट एक्चुअली प्रूविंग इट। अजम्पशन है कि आप लोग किसी चीज के बारे में जो है सच मान लेते हैं विदाउट एक्चुअली प्रूविंग इट, इसके होने से पहले ही। अगर आपने देखा कि आसमान पर बादल है तो आप लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि बारिश होगी। आपने सिर्फ आसमान पर जो है बादल को देखते हुए, क्लाउड्स ऑन द स्काई, आप लोगों ने जो है ये अज्यूम कर लिया कि बारिश होगी, बल्कि शाम को हमने देखा बारिश नहीं हुई, आपने इसको सच मान लिया। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हम अजम्पशन कहते हैं। इट्स लाइक एन आइडिया यू टेक फॉर ग्रांटेड इन ऑर्डर टू मेक अ पॉइंट और आर्गुमेंट। आप लोग इन चीजों को देखते हुए इसको आइडिया लगा लेते हैं, अपना अजम्पशन बना लेते हैं कि बारिश होगी, और आप इसको सच मान लेते हैं। याद रखिए, जब भी आपने अजम्पशन के केसेस में देखना है, अजम्पशन क्या, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज अगर मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ कि हमने क्या देखा कि क्लाउड्स ऑन स्काई, तो आप लोग यहाँ पर अज्यूम क्या करोगे कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती। तो आप यहाँ पर दो अजम्पशन है, तो अजम्पशन ऑलवेज हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटीज करते हैं। गौर से समझिएगा इस पॉइंट्स को। पॉसिबिलिटी हमने हमने अंदाजा लगाना, इसको हम अज्यूम करते हैं। और अजम्पशन के बारे में याद रखिएगा, अजम्पशन क्या होता है, थॉट प्रोसेस होता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता। ये सिर्फ हमारे माइंड में चीजें जो है वो प्रोसेस हो रही होती हैं। अगर ये 100%
जो है प्रोसेस ना हो, आउटकम होगा, तो वो हमारा क्या होगा, आउटकम क्या होगा या रिजल्ट क्या होगा, वो कंक्लूजन होता है। अजम्पशन और कंक्लूजन में क्या फर्क होता है? अजम्पशन जो है वो आपका क्या होगा, सिर्फ अजम्पशन जो होगा थॉट प्रोसेस होगा। अगर कोई चीज रिजल्ट होगी तो वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, वो कंक्लूजन होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अजम्पशन थॉट प्रोसेस होता है। अनस्टेटेड बिलीफ मतलब आपके पैसेज में आपसे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर ये बिलीव बयान नहीं किया गया। आपके पास स्टेटमेंट है क्लाउड्स ऑन दी स्काई। अब देखें, स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया कि बारिश होगी। ये आपने ही अपना बिलीव बना लिया है कि शाम को जो है, आज शाम को बारिश होगी। ये आपका अपना अनस्टेटेड बिलीफ है। मतलब पैसेज में कहीं नहीं किया गया, स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया कि शाम को बारिश होगी, बट आपने बादलों को देखते हुए ही अपना बिलीफ बना लिया। इसको हम अजम्पशन बोलते हैं। और एक और सबसे अहम चीज जो अजम्पशन होती है वो क्या होती है, आपके ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। याद रखें, एक आप लोग ये देखें, ये जो है स्पीकर है, एक गैदरिंग है, उसमें एक स्पीकर है जो कि स्पीच दे रहा है, और यहाँ पर काफी सारे आप लोग देखें उसकी ऑडियंस बैठी है। उसमें से आप एक बंदे हो, वन ऑफ देम जो है ये आप हैं। आपने अब स्पीकर की बात को सुना, और उसकी बात को सुनते ही आपने एक assumption बनाई। अब स्पीकर क्योंकि बोल रहा है, तो आपने उसकी बात को सुनते हुए assumption बनाई है। आप लोग अपनी assumption नहीं बनाते, आप लोग ये देखते हो कि ये जो बंदा जो बोल रहा है, जो स्पीकर बोल रहा है, या कोई लिखी हुई स्टेटमेंट है, उसमें ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप लोग उस लिहाज से सोचते हो क्या assumption होगी। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बताना होता है कि ऑडियंस के स्पीच करते हुए जो स्पीकर था, उसने जो वर्ड्स बोले हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आप उसके लिए जो अज्यूम करते हो, इसको हम अजम्पशन बोलते हैं। समझ आ गई? इसको हम अजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अजम्पशन के कुछ रूल्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम अजम्पशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। इम्प्लिसिट का वर्ड होता है गैर वाज़ेह, इसलिए हम इम्प्लिसिट के अजम्पशन, इम्प्लिसिट गैर वाज़ेह। अब हम कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस तरह से, देखें ये क्वेश्चन होगा, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 ईयर। अजम्पशन दी गई होगी, तो आपसे पूछा जाएगा कि अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्यों पूछा जाता है? अजम्पशन फाइनल रिजल्ट नहीं है, गैर वाज़ेह है, आपकी तरफ से सोची गई बात है। ठीक है, तो अब हम रूल्स पे वापस आते हैं और देखते हैं। अब देखें, एक स्टेटमेंट होती है। अब अगर ऐसी वो तमाम अजम्पशन जो स्टेटमेंट में दी गई होंगी और उसकी फेवर में बात की गई होगी, देखें मैंने आपको पहले कहा था अजम्पशन क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है। एग्री करेंगे आप लोग? अगर आप लोग कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बना लेते हैं जो कि फेवर कर रही हो किसकी, स्टेटमेंट की। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होगी? अगर कोई भी स्टेटमेंट में एडवाइस हो, अजम्पशन एडवाइस हो, आप लोग फेवर कर रही हो स्टेटमेंट की। कोई भी अनाउंसमेंट हो और वो फेवर कर रहा हो आपकी स्टेटमेंट को, आपका कोई भी अथॉरिटी का डिसीजन हो, फेवर कर रहा हो आपकी स्टेटमेंट को, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, दी गई स्टेटमेंट को फेवर कर रहा हो, पब्लिक नोटिस हो, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट हो जो फेवर कर रहा हो स्टेटमेंट को, तो ऐसी तमाम एग्जम्पशन जो होंगी हमारी इम्प्लिसिट होंगी। अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो अजम्पशंस आप लोग अज्यूम करते हो, आपने हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव सेंस में अज्यूम करना है, दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक अज्यूम करना है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग एक वैन में जा रहे हैं, आपसे कोई बंदा ये बोलता है, बंदा ए को ये बोलता है कि हाथ बाहर मत निकालो, आपको कोई आपको जख्मी हो सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या जूम करना है कि वो जो बंदा है जो बाहर, जिसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला हुआ था, वो अपना हाथ वापस अंदर कर लेगा। तो इसमें आप लोगों ने हमेशा अज्यूम पॉजिटिव सेंस में करना है। आपने ये नहीं करना
कि हाँ कि एक पर्सन ए ने जो है वो एडवाइस की पर्सन बी को कि आप अपना जो हाथ है वो विंडो से बाहर मत निकालें, उस सूरत में वो हाथ बाहर बाहर फिर भी रखेगा स्टिल, तो एजम्पशन गलत है। आपने हमेशा ये अज्यूम करना है कि वो हाथ उधर ले लेगा। तो ये एडवाइस थी और एडवाइस में की हुई तमाम एजम्पशन क्या होंगी और स्टेटमेंट को फेवर करेंगे तो वो ठीक होगी, वो इम्प्लिसिट होगा। तो एजम्पशन के बारे में फिर से कि एजम्पशन क्या हो सकता है, हमारी कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और ऐसी वो तमाम पॉसिबिलिटीज जो फेवर कर रही हो किसकी स्टेटमेंट की, जैसा कि कोई एडवाइस की गई है स्टेटमेंट को फेवर कर रहा होगा, अनाउंसमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, कोई भी वार्निंग दी जाएगी, एडवर्टीजमेंट की होगी, जैसे कि फेयर एंड लवली वाले एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो क्या सोच के एडवर्टीजमेंट करते हैं कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट परचेज करेगा। अगर आप जहां पर ये अज्यूम कर लें कि कोई भी बंदा परचेज नहीं करेगा उनका प्रोडक्ट, तो वो फिर अज्यूम उन्होंने फिर ये एडवर्टीजमेंट की ही क्यों। तो आपने हमेशा पॉजिटिव सेंस में इस तरह सोचना है। अजम्पशन रूल को थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि फॉल्स अजम्पशन आपकी कौन सी हो सकती हैं। तो देखें एंड एनी assumption दैट अगेंस्ट द स्टेटमेंट इज फॉल्स assumption। कैसे दी गई स्टेटमेंट थी उसमें एडवाइस की गई थी किस सूरत में कि उसने स्टेटमेंट के अगेंस्ट एडवाइस कर दिया है तो गलत हो जाएगी assumption। ऐसे तमाम वर्ड्स जिसमें ईच, एवरी, ऑल, नन, विल, मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा क्या होगा, फॉल्स कर देंगे assumption को। इन वर्ड से बचना है। अगर आपके assumption में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं ऑल, ईच, नन, ऑल, तो आप लोगों ने इन assumption को क्या कर देना है, फॉल्स, मतलब इम्प्लिसिट नहीं होगा। एनी assumption which thinks about the past and the future is the false assumption। अगर मैं ये कहूँ ऐसी assumption जो आपके पास्ट से या फ्यूचर से अज्यूम हो इसको भी हम फॉल्स assumption करते हैं। आपको मैं ये कहूँ कि वही एग्जांपल आपको कि आसमान पर बादल को देखते हुए आपने अज्यूम किया है, प्रेजेंटली आप अज्यूम कर सकते हैं कि शाम को बारिश होगी या नहीं, प्रेजेंट ही हो गया कि शाम को बारिश होगी या नहीं। और अगर आप लोग इस तरीके से अज्यूम करें कि आज आसमान पर बादल है और हमने देखा था 1 महीना पहले जब आसमान पर बादल थे तो बारिश हुई थी इसलिए आज भी बारिश होगी, इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे assumption, हमने पास्ट और फ्यूचर की बेसिस के ऊपर assumption को हमेशा फॉल्स कंसीडर करना है, मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं होगा। इफ स्टेटमेंट इज जनरलाइज्ड एंड assumption इज स्पेसिफिक आर स्टेट वाइस वर्सा देन assumption इज फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी जो स्टेटमेंट में जनरलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर ऑल के बारे में बात की गई हो कि ऑल मैन और या ऑल ह्यूमन के बारे में बात की गई हो और आपकी जो स्टेटमेंट आपकी जो अजम्पशन में फिर बात की हो स्पेसिफिकली कि ओनली मैन या ओनली गर्ल्स की स्पेसिफाई कर दिया गया हो, ऐसे कि स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है, ओवरऑल है, और जो आपके एजम्पशन के अंदर जो अजम्पशन है वो जनरलाइज कर दी जाए, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कर दी जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर ये वाइस वर्सा हो कि स्टेटमेंट बात की जाए ओनली मैन, ठीक है, और आपकी जो है अजम्पशन में बात की जाएगी ऑल ह्यूमन, तो इस सूरत में भी गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी assumption। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे उसकी बेसिस के ऊपर आपके लिए इजी हो जाएगा assumption को फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, स्टेटमेंट एंड assumption, it is desirable to put the child in school at the age of 5 or so, कि हमें क्या चाइल्ड को स्कूल में दाखिल कराना चाहिए या नहीं एट द एज ऑफ 5। एट द दैट एज द चाइल्ड रीचेस एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम 5 साल के बच्चे को, ये डिजायरेबल है कि अगर हम 5 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करा देते हैं, वो सही एज होती है जिसमें बच्चा डेवलपमेंट एंड रेडी टू लर्न करता है, बिल्कुल assumption ठीक है। यहाँ पर द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर। देखें कि स्कूल 6 साल के बाद बच्चों को दाखिल नहीं करता, इसलिए हमें 5 साल की उम्र में बच्चों को दाखिल कर देना चाहिए, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो ओनली assumption कौन सी यहाँ पर ठीक होने जा रही है बच्चों, ओनली वन assumption इज इम्प्लिसिट। अगली बात करते हैं स्टेटमेंट एंड assumption में कि एक स्टेटमेंट है वार्निंग हर चाइल्ड, द मदर सेड, माँ ने कहा बच्चे को वार्निंग देते हुए, इफ यू ट्रबल मी, अगर आपने मुझे तंग किया, आई विल स्लैप यू।
माँ ने कहा बच्चे को वार्निंग दे दिया है कि अगर आप मुझे तुमने तंग किया तो मैंने आपको स्लैप कर देना है। अजम्पशन यहाँ पर क्या होगी, विद दी वार्निंग द चाइल्ड विल स्टॉप ट्रबलिंग हर, कि बच्चा जो है वो माँ को तंग करना छोड़ देगा। अजम्पशन क्या होगी, यस बिल्कुल ठीक, अजम्पशन करेक्ट है यहाँ पर। देखिए माँ ने धमकी ही इस वजह से दी है कि बच्चा जो है माँ को तंग करना छोड़ देगा। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, ऑल का वर्ड आ गया कि तमाम बच्चे ही नॉटी होते हैं, बिल्कुल गलत है, रेलिवेंट भी नहीं है। तो अजम्पशन ओनली वन इम्प्लिसिट। दूसरी एक और अहम क्वेश्चन, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपके तमाम कंसेप्ट को ठीक करेगा। आई हैव नॉट रिसीव टेलीफोन बिल्स फॉर 9 मंथ, मुझे 9 महीने से टेलीफोन बिल नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स, जबकि मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जो हैं टेलीफोन वालों को भेजी है। और टेलीफोन कस्टमर्स ने जो है वो लेटर लिखा है किसी न्यूज़पेपर को जिसका नाम है एडिटर ऑफ डेली। अब assumption यहाँ पर क्या है कि जिस बंदे ने यहाँ पर जो है लेटर लिखा है न्यूज वालों को, इसकी उसकी assumption क्या है कि एवरी कस्टमर हैज अ राइट टू गेट द बिल्स रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। ठीक है या गलत? एवरी का वर्ड आ गया, गलत। बट देखें कुछ जगहों पर एवरी के वर्ड से गलत नहीं होगा, ये भी ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एवरी कस्टमर, इस सिचुएशन में देखें जितने भी कस्टमर हैं उनका ये राइट है कि वो बिल्स जो है वो रेगुलर तौर के ऊपर जो है रिसीव करें। तो इस सूरत में ये क्या हो जाएगी, assumption बिल्कुल ठीक, implicit। द कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू डिफेक्ट इन दी सर्विसेज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड, कि कस्टमर कंप्लेंट की जो सर्विस है कि वो जो डिफेक्ट आया है वो सर्विस बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर उसकी ये अजम्पशन थी कि अगर ऐसा करने से, कंप्लेंट करने से जो उसकी डिफेक्शन थी, जो जो डिफेक्ट आ रहा था सिस्टम में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, कंप्लेंट की ही उस सूरत में जाती है कि अगर उसने ये अज्यूम कर लिया कि उसके ने जो कंप्लेन की हुई है वो जो डिफेक्ट है बड़ा वो ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपके घर का टेलीफोन खराब है तो आप कंपनी को फोन करते हैं कि आए हमारा टेलीफोन ठीक कर दें। आपने क्या अज्यूम किया, आपने ये अज्यूम किया ना कि वो आगे ठीक कर देगा, बेशक वो नहीं आया, आपने ये अज्यूम नहीं करना, आपने हमेशा यही अज्यूम करना है कि आपका फोन वो ठीक करके आ जाएगा। तो इस सूरत में भी ये अजम्पशन ठीक है। तो बोथ अजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट हैज परमिटेड अनएडेड कॉलेज इंक्रीज देयर फी, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है अनएडेड कॉलेज मतलब जिनको गवर्नमेंट की एड नहीं पहुंचती उन कॉलेज को टू इंक्रीज देयर फी। यहाँ पर assumption क्या है, गवर्नमेंट ने ये यहाँ पर अज्यूम किया है कि जो अनएडेड कॉलेजेस हैं वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है। यस बिल्कुल ठीक बात है, assumption यहाँ पर यही बनती है कि फाइनेंशियल डिफिकल्ट में है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको परमिशन देते। देखिए गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है ना, और हमने क्या कहा था, हमने फेवर में बात करनी है। अगर हम कहते हैं कि नहीं अनएडेड कॉलेज बेशक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में वो फीस नहीं पढ़ा सकते, जैसे दूसरी स्टेटमेंट है एडेड कॉलेजेस डू नॉट नीड दिस फीस, एडेड कॉलेजेस की बात ही नहीं की गई थी, बात ही सिर्फ अनएडेड कॉलेजेस के। दूसरा इररेलेवेंट है, पहला इम्प्लिसिट स्टेटमेंट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं assumption का कि टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट आई ऑलवेज लिसन टू 9 PM न्यूज ऑन रेडियो। एक बंदा कह रहा है, एक कैंडिडेट है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसने कहा कि मैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमेशा 9 बजे की न्यूज जो है वो रेडियो पर सुनता हूँ। assumptions क्या है यहाँ पर, द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। न्यूज़पेपर की बात की गई है नहीं, उसने क्या कहा कि मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए क्या करता हूँ, रेडियो पर 9 बजे खबरें सुनता हूँ। कहीं पर भी हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो बंदा जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता होगा, ये हम assumption नहीं कर सकते, ये है गलत। रिसेंट न्यूज इज ब्रॉडकास्ट ओनली ऑन रेडियो, कि जो रिसेंट न्यूज है या वो बात है वो सिर्फ रेडियो पर ही ब्रॉडकास्ट हो रही है। कहीं पर ऐसी ब्रॉडकास्टिंग की बात की गई है कि ये इंटरव्यू कहाँ पर नशर हो रहा है, नहीं दिए गई, ये भी गलत, दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर इस केस में। अब हम आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत ही अहम टॉपिक है। अजम्पशन में क्या होता है, हम अज्यूम करते हैं, बट कंक्लूजन में क्या होता है, कोई रिजल्ट होता है, कोई नतीजा होता है, और क्या होता है ये 100% आउटकम। इसको हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन्स बोलते हैं। अगर किसी वाक्य को 100% हो जाए, वो वाक्य हो जाए, उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल आएगा या नहीं आएगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 99% चांस है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से इस साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को देखते हैं। अ कंक्लूजन इज द फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट आर डिसीजन दैट काउंट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द फैक्ट, कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी उस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर या उस फैक्ट्स की बेस के ऊपर, या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है उस फैक्ट्स की बेस के ऊपर हमने क्या किया, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे, फाइनल आंसर पे पहुंचे, इज कॉल्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन की स्ट्रेटजी क्या होगी? जब भी हमें कंक्लूजन दिया हुआ होगा हमने स्टेटमेंट को क्या करना है, कंक्लूजन मस्ट बी अलाइन विद द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट से अलाइन करता हो, रेलिवेंसी हो, आसान सा वर्ड्स है, इररेलीवेंट नहीं होना चाहिए। रीड द स्टेटमेंट थॉरली, आपने स्टेटमेंट को बहुत ही कीनली पढ़ना है, बहुत ही एहतियात से पढ़ना है। एनालाइज द इंफॉर्मेशन, और जो स्टेटमेंट में हमें प्रॉब्लम दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको क्या करना है, एनालाइज करना है आपने, और लॉजिकली डिड्यूस द कंक्लूजन, और फिर लॉजिकली डिड्यूस हमने डिडक्ट कर लेना है कोई भी कंक्लूजन जो कि लॉजिकली मतलब कनेक्ट करता हो, कनेक्शन हो स्टेटमेंट में और जो दी गई कंक्लूजन उसके दरमियान। अगर ऐसा होगा तो हम इजीली कंक्लूजन अपना निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ये 100% रिजल्ट होता है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इन अ वनडे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200, एक टीम ने टोटल रन 200 बनाए, आउट ऑफ दिस 160 रन्स वर मेड बाय द स्पिनर। स्टेटमेंट को 100% क्या करना है, ट्रू मानना है, 100% ट्रू मानना है। यहाँ पर लिखा है ना स्पिनर ने बनाए, मान लिया भाई स्पिनर नहीं बनाए। आप लोग इस पर जनरल नॉलेज नहीं अप्लाई करोगे, आप लोग ये नहीं सोचोगे कि भाई स्पिनर तो रन बना ही नहीं सकते, बैट्समैन बनाते, नहीं करेंगे। स्टेटमेंट में लिख दिया है कि स्पिनर्स ने बनाई है, स्टेटमेंट में ये लिख दिया जाता कि 11वें नंबर के बैट्समैन ने रन बनाई है, तो भी आपको मानना पड़ता। स्टेटमेंट ऑलवेज भी क्या होगी बच्चों, ट्रू होगी, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जब भी सवाल होगा तो स्टेटमेंट को आपने क्या मानना है, एक बार फिर 100% ट्रू। यहाँ पर मैं ये लिख दूं कि ऑल गर्ल्स आर सिंगल, तो आपने यहाँ पर क्या मानना है, ट्रू मानना है, इसको बिल्कुल ट्रू मानना है। अगर मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख दूं, ऑल बॉयज आर ब्यूटीफुल, तो क्या मानना है, इसको ट्रू मानना है। बिल्कुल ठीक है, समझ आ रही है। अगर मैं स्टेटमेंट में ये लिख दूं कि कोई भी नो गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कि कोई भी लड़की जो है क्या नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, स्टेटमेंट में लिख दिया है, मानना पड़ेगा। स्टेटमेंट को आपने हमेशा सच मानना है, 100% ट्रू मानना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखें कि एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, टोटल रन जो है टीम ने बनाए हैं वह 200, और उसमें से 160 रन बनाए हैं स्पिनर्स ने। अब कंक्लूजन हमें दिया गया है कि 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर, कि 80% जो टीम के मेंबर्स हैं वो स्पिनर्स हैं। कहीं बात की गई कि टीम के जो मेंबर हैं वो स्पिनर हैं, नहीं की गई थी, गलत। द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, क्या ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो स्पिनर्स थे, बिल्कुल गलत। हमें बताया गया कि देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि टीम 6 नंबर पे बैट्समैन आया हो, तो हमें ये नहीं बताया गया था कि स्पिनर्स जो है वो ओपनर बैट्समैन भी हैं, हमें स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। हमें स्टेटमेंट बताया गया था कि स्पिनर्स ने 160 रन बना दिए। अब ये कहीं पर नहीं बताया गया कि कितने स्पिनर्स टीम में थे, तो इसलिए ये गलत। क्या स्पिनर जो था वो ओपनर आया, मिडिल ऑर्डर आया, ये भी गलत। अगर यहाँ पर ओपनिंग बैट्समैन के अलावा ये लिख देता कि मिडिल ऑर्डर लिख देता, तब भी ये गलत होता। हमने जनरल नॉलेज अप्लाई नहीं किया। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसको एनालाइज करते हुए, उसको फैक्ट मानते हुए हमने अपना कंक्लूजन को रिजल्ट निकालना होता है। दोनों गलत, नाइदर फॉलो, ओके, ये करेक्ट हो गया। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, और याद रखिएगा अगर आपके कंक्लूजन वाले क्वेश्चन के अंदर जब जो कंक्लूजन दिए होंगे तो वहां पर अगर लफ्ज में भी आ जाए, पॉसिबल आ जाए, माइट आ जाए, तो ऐसे कंक्लूजन हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ये कंक्लूजन नहीं होंगे, ये कंक्लूजन को क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। तो हमने क्या करना होगा, ऐसी सूरत में कंक्लूजन को चूज नहीं करेंगे। देखें कंक्लूजन क्या है, 100% है ना,
तो फिर 100% होना चाहिए। देखिए मे भी क्या हो गया आपका, हो सकता है 90% हो, माइट भी मतलब क्या हो गया 90% भी हो सकता है, ओनली फ्यू क्या हो सकता है, ओनली फ्यू क्या हो सकता है, बट ऑल, ईच, एवरी, ये जो वर्ड होंगे ऑल, ईच, एवरी, ये एक्सट्रीम वर्ड्स, इनसे बचना है, नो, इनसे बचना है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। ऑल इनवाइटेड सिंगर्स, ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन दी कॉन्फ्रेंस, कि जितने भी, ओनली सिर्फ, देखिए ओनली गुड सिंगर्स, सिर्फ गुड सिंगर्स को ही कॉन्फ्रेंस से बुलाया गया। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर, जिसकी भी स्वीट वॉइस नहीं थी वही गुड सिंगर था। अब इसके अगेंस्ट हम देखें, ऑल इनवाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, लिंक कर रहा है। देखें बताया गया था कि ओनली गुड सिंगर, सिर्फ गुड सिंगर जो थे ना उनको ही बुलाया गया है इन दी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के अंदर। नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर, कि ऐसा वो तमाम जिनकी वॉइस स्वीट नहीं थी वो गुड सिंगर नहीं है। ऑल इनवाइटेड सिंगर, जितने भी इनवाइटेड, देखिए यहाँ पे इनवाइटेड आ गया बट अब यहाँ पर आप लोगों ने कहा सर आपने जो कहा था कि ऑल वाला हमेशा गलत होगा, देखें ऑल इनवाइटेड सिंगर, कैसे वो तमाम इनवाइटेड सिंगर, और अगर मैं यहाँ पर ये लफ्ज जो है ऑल वाला कट कर दूं, ऑल सिंगर्स इन दी कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, तो ये कंक्लूजन गलत होता। बट ठीक क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा, ऑल इनवाइटेड सिंगर्स, कि जितने भी इनवाइट किए गए सिंगर्स थे हैव स्वीट वॉइस, उनकी वॉइस स्वीट है, ठीक हो गया। दो सिंगर्स, ऐसे वो तमाम सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन दी कॉन्फ्रेंस, उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया जिनकी वॉइस अच्छी नहीं थी, बिल्कुल बात है, लिंक भी है, रेलिवेंट भी है, तमाम कंडीशंस पूरी हो रही हैं, दोनों ठीक होंगे, क्या होंगे दोनों, बोथ वन एंड टू, कंक्लूजन फॉलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, आपके पास्ट पेपर में यही क्वेश्चन आ चुका है यूएचएस के 2023 के एग्जाम में, गारंटी से बता रहा हूं, यूएचएस का जो 2023 का पेपर था उसका ये क्वेश्चन है, गौर से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, रिच कंट्री है, Pakistan is a rich in wildlife and culture. It's home to many sorts of wildlife, from the ibex to the Index River dolphin, and people from most countries in the world have made their home here. कि जो लोग हैं बहुत से कंट्रीज के, वो क्या करते हैं, इन दी वर्ल्ड हैव मेड देयर होम हियर, यहाँ पे घर बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान रिच है किसमें, वाइल्ड लाइफ में और कल्चर में, और इट इज होम टू, कि यहाँ पर जो लिखा होगा हमने ठीक मानना होगा, कि यहाँ पर लिख देना कि पाकिस्तान इतना अच्छा है, ये खसूसियत बयान कर देना, हमें वो मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा था कि स्टेटमेंट में जो कुछ गिवन होगा वो 100% ट्रू होगा, याद रखिएगा, स्टेटमेंट में जो गिवन होगा वो 100% ट्रू होगा। पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, पाकिस्तान एक बहुत ही अमीर कंट्री है, ये हमारा कंट्री यहाँ से निकल सकता है। देखिए पाकिस्तान रिच किस में है, वाइल्ड लाइफ में, कल्चर में, ये तो नहीं कहा गया पाकिस्तान इज अ रिच कंट्री, गलत। पीपल फ्रॉम ऑल नेशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड लिव इन पाकिस्तान, देखिए स्टेटमेंट में बात की गई है पीपल फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज, मोस्ट का वर्ड है, स्पेसिफिक है, पीपल फ्रॉम ऑल नेशनलिटीज, जनरलाइज बात कर रहा है, गलत। पाकिस्तान इज होम टू एट लीस्ट वन डॉल्फिन स्पीशीज, पाकिस्तान के पास कम से कम एक डॉल्फिन स्पीशीज है, क्या कहा गया, इट इज होम टू मैनी सॉर्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एपेक्स टू द इंडेक्स रिवर डॉल्फिन, यस, ये बात कर रहा है कि एटलीस्ट एक तो है पड़ी, तो ओनली कंक्लूजन 3 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंटरनेट जो है, इंटरनेट हैज चेंज द वे वी कम्युनिकेट, people now send emails, make video calls and access social media in seconds। कंक्लूजन क्या निकाला है, द इंटरनेट हैज इंक्रीज द कम्युनिकेशन स्पीड, बिल्कुल ठीक, स्टेटमेंट में लिखा है ना कि वे वी कम्युनिकेट, पीपल नाउ सेंड ईमेल्स, मेक वीडियो कॉल्स, एक्सेस सोशल मीडिया, द इंटरनेट ने क्या कर दिया है, ये तमाम क्या थे, वीडियो कॉल, ईमेल, मैसेजेस, क्या होते हैं आपकी कम्युनिकेशन जराए हैं या नहीं है पढ़े, देखें रेलिवेंसी है पड़ी, बिल्कुल ठीक।
द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर राइटिंग लेटर्स, इंटरनेट को हम लेटर्स लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए राइटिंग लेटर्स की बात की गई है, नहीं की गई, गलत। सोशल मीडिया इज एक्सेस थ्रू द सोशल मीडिया इज एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, बिल्कुल ठीक। इंटरनेट होगा तो सोशल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया कहाँ चलता है? इंटरनेट के जरिए चलता है, बिल्कुल ठीक। ओनली 1 and 3, चार्ली ठीक हो गया आपका। इस तरह से हम कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आपके तमाम कंसेप्ट को जो है ना जो जोड़ के रख देगा ये। Applications of applicants who do not fill eligibility criteria and who do not submit application before the last day, के एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट्स की जाने से जिनका क्राइटेरिया पूरा नहीं था और जो जिन्होंने सबमिट एप्लीकेशन नहीं की लास्ट डेट से पहले, विल बी रिजेक्टेड एंड विल नॉट बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। उनकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है और इनको इंटरव्यू के लिए भी या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया नहीं गया। कंक्लूजन यहाँ पर देखते हैं क्या है, दोज हु आर कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, जिनको बुलाया गया रिटन टेस्ट के लिए, हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिल्कुल ठीक। ऊपर स्टेटमेंट से रेलिवेंस कर रहा है कि जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था उनको नहीं बुलाया गया टेस्ट के लिए। यहाँ पर बात कर रहा है दोज जिनको बुलाया गया, यस जिनको बुलाया गया है वो फुलफिल करते थे क्राइटेरिया को, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले सबमिट कराई, बिल्कुल 100% रिजल्ट निकल रहा है, यस ट्रू है, ओके। रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड ओनली आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। देखें जब हमने एप्लीकेशन चेक की और हमने बुलाया रिटर्न टेस्ट के लिए, किसके लिए? डू नॉट फुलफिल, उन लोगों को नहीं बुलाया हमने। अब ये कैटेगरी हमने क्या किया, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई और अब हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट की है और एक्सेप्ट भी की है। किसके बेसिस के ऊपर? डेट के बेसिस के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर। तो इस तमाम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को इस तरह से स्क्रूटनी की है, उसके बेसिस के ऊपर ही हमने बुलाया है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ा दोनों कंक्लूजन ठीक है, बोथ वन एंड टू फॉलो। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, इरेगुलरिटी इज अ कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम। इरेगुलरिटी जो है ना वो आपके एग्जाम में फेलियर का सबब बनती है। सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, कुछ रेगुलर स्टूडेंट भी जो थे वो फेल हो गए। देखिए स्टेटमेंट में दो बातें करती है, इरेगुलरिटी जो होती है ना वो फेलियर बनती है एग्जाम में, मगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए हैं क्या? इम्तिहान में। कंक्लूजन क्या दिए गए हैं कि जितने भी स्टूडेंट जो थे रेगुलर थे वो फेल हो गए हैं। बात की गई है सम की, स्पेसिफिक है ये स्पेसिफिक है, ये जनरल है। और हमने बात की थी कि स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। असम्पशन भी नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते कि ऑल द फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर, जितने भी स्टूडेंट्स फेल हो रेगुलर थे, बिल्कुल गलत। ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर नॉट रेगुलर, जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर नहीं थे, ये भी बात जो है जितने भी स्टूडेंट्स थे वो रेगुलर नहीं थे, ये भी गलत है। अच्छा अब भी देखिए ये तो आसान क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और बात करता हूँ कि ऑल द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, इसको काट देता हूँ मैं यहाँ पर, अब पढ़ेगा स्टेटमेंट को क्या लिखा हो, ऑल द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स आर रेगुलर, कि जितने भी स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं वो रेगुलर हैं। इस सूरत में आपका कंक्लूजन ठीक होगा या गलत होगा? इस सूरत में भी आपका कंक्लूजन क्या होगा बच्चों? गलत होगा। हमने कहीं पर नहीं कहा, हमने कहा स्टेटमेंट में कि सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो होंगे वो रेगुलर थे, बिल्कुल गलत, दोनों कंक्लूजन गलत, नहीं तर फॉलो ना। यहाँ पे नॉट लगाए, यहाँ पे नॉट ना लगाए, दोनों सूत्र में कंक्लूजन गलत है। आपका ये टॉपिक जो था स्टेटमेंट से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग का जो टॉपिक है उसको हमने कर दिया है कवर। किन किन पॉइंट से हमने कवर किया है रिमाइंड करा देता हूँ। हमने डिस्कस किया आर्गूमेंट्स को, हमने आर्गूमेंट्स के जो है स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जो थे वो डिस्कस किए। हमने बात की अजम्पशंस की और अजम्पशंस में हमने गोल्डन रूल्स को स्टडी किया, गोल्डन रूल्स स्टडी किया और ये भी बताया कि फॉल्स अजम्पशंस कौन सी होंगी, ट्रू अजम्पशंस कौन सी होंगी, ये भी स्टडी किया। और इसके साथ साथ आपको मैंने एंड के ऊपर आखिरी टॉपिक जो था
वो कंक्लूजन से रिलेटेड था, ये भी डिस्कस किया, तमाम एमसीक्यू डिस्कस किए। याद रखिएगा, जो आपकी इन तीनों स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट की बात होती है, तो ये एक गोल्डन टिप है आपके लिए कि स्टेटमेंट जो आपकी होगी, जो भी स्टेटमेंट में दिया होगा, उसको आपने हमेशा 100%, मोर देन 100%, मैं कहूँ 200% क्या होगा, उसको क्या मानना होगा आपने, उसको ट्रू मानना होगा। तो लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, बट आपके तमाम कंसेप्ट को भी कवर करना जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद क्रिटिकल थिंकिंग का जो ये पार्ट था, इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के सवालात जहाँ पर आप लोग होते थे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, अब इन गोल्डन रूल, इन एग्जाम टिप्स, इन स्पेसिफिक नॉलेज के बाद आप लोगों का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आपके लिए मैं मजीद भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस एमसीक्यूज इन टॉपिक से रिलेटेड आने वाले दिनों में जरूर लेकर आऊंगा। अभी मैं आप लोगों के तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लॉजिकल रीजनिंग में जरूरी है। तो देखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोर्स ऑफ एक्शन। अगली वीडियो जो बन रही है आप लोगों के लिए, उसका नाम क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड तमाम पॉइंट्स को कवर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखेगा। देखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।